लड़की के विवाह योग्य आयु होने के संबंध में जितना भी झूठ बोला जा सकता है, उतना झूठ बोलने के बाद भी उसकी सीमा का अतिक्रमण किया जा चुका है और अब तो विवाह होने की आशा भी समाप्त हो चुकी है। मैया री मैया, ये कैसी बात है से आरंभ करके आंखें मिचकाकर लड़की के लड़के बच्चों की गिनती पूछने तक में अब किसी को रस नहीं मिलता। समाज में अब यह मजाक भी निरर्थक समझा जाने लगा है। ऐसी ही दशा है बेचारी अनुराधा की। और दिलचस्प बात यह है कि घटना किसी प्राचीन युग की नहीं, बल्कि एकदम आधुनिक युग की है। इस आधुनिक युग में भी केवल दान दहेज, पंचाग, जन्म कुंडली और कुलशील की जांच पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधा की उम्र 23 को पार कर गई, फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला। हालांकि इस बात पर सहज ही विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिल्कुल सच है। आज सुबह भी गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर धोषाल, कलकत्ता के निवासी है। उनका छोटा बेटा विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह निकालकर चुरुट नीचे रखते हुए पूछा, क्या कहा गगन चटर्जी की बहन ने मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लेकर आया था बोला, कहा कि जो कुछ कहना है सो जब छोटे बाबू आएंगे तब उन्हीं से कहूंगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे कहना क्या है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन लोगों को मकान से निकाल बाहर करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, आदमियों से काम नहीं होगा। उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने सुनने की इसमें कोई बात नहीं है विनोद, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूं, फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। क्या वह खुद यहां आकर अपनी कठिनाई नहीं बता सकती? विजय ने कहा। विनोद बोला, मैंने यही बात कही थी, लेकिन अनुराधा कहने लगी, मैं भी भद्र परिवार की लड़की हूं विनोद भैया, घर छोड़कर अगर निकलना ही है तो उन्हें बताने के बाद एक बार ही निकल जाऊंगी, मैं बार बार बाहर नहीं आ जा सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा नाम तो बढ़िया है, शायद इसीलिए अब तक अहंकार मिटा नहीं है। जी नहीं, विनोद गांव का आदमी है। अनुराधा की दर्दशा का इतिहास बता रहा था। पतन के इतिहास का भी एक गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, वही अब बताया जा रहा है। गांव का नाम है गणेशपुरा। किसी जमाने में यह गांव अनुराधा के पुरखों का ही था। 5-6 वर्ष हुए दूसरों के हाथ में चला गया। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से अधिक नहीं है, किंतु अनुराधा के पिता अमर चेटर्जी का चाल चलन या रहन सहन था 20,000 जैसा, इसलिए कर्ज के कारण रहने के मकान तक की डिग्री हो गई। डिग्री तो हो गई, लेकिन जारी न हो सकी। डर के मारे महाजन रुका रहा। चटर्जी महाशय जैसे कुलीन थे, वैसे ही उनके जप तप और क्रियाकर्म की भी काफी प्रसिद्धि थी। गृहस्थी की फूटी तली वाली नाव फिजूल खर्ची के खारे पानी से मुंह तक भर आई, लेकिन डूबी नहीं। हिंदू धर्म की कट्टरता के फूले हुए पाल में जन साधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी जैसे हवा ने इस डूबती नाव को धकेलते धकेलते अमर चटर्जी की आयु की सीमा पार करा दी। इसलिए उनका जीवोकाल एक तरह से अच्छा ही बीता। वह मरे भी ठाट बाट से और उनका श्राद्ध आदि भी ठाट बाट से हो गया, लेकिन जायदाद का अंत भी इसी के साथ हो गया। इतने दिनों से जो नाव नाक बाहर निकाले किसी तरह सांस ले रही थी, उसे बाबू घराने की सारी मान मर्यादा लेकिन अथाह जल में डूबने में जरा सी भी देर नहीं लगी। पिता के देहांत के बाद गगन को एक टूटा फूटा ऐसा मकान मिला जिस पर डिग्री हो चुकी थी। गले तक कर्ज तक जकड़ी हुई गांव की जायदाद मिली। कुछ गाय बकरी और कुत्ते बिल्ली आदि जानवर मिले और सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुंवारी बेटी अनुराधा। उसके लिए वर भी जुट गया। गांव के ही एक भद्र पुरुष थे। 5-6 लड़के बच्चे और नाती पोते छोड़कर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब वह विवाह करना चाहते हैं। अनुराधा ने कहा, भैया मेरे भाग्य में राजपुत्र तो बदा नहीं है, तुम उसी के साथ मेरा विवाह कर दो। रुपये वाला आदमी चेहरा, कम से कम खाने पहनने को तो मिलता रहेगा। गगन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या कह रही हो? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, लेकिन उसके बाबा ने कुल बिगाड़कर सतीपुर के चक्रवर्तियों के यहां विवाह किया था। जानती हो उन लोगों की इज्जत ही क्या है? बहन ने कहा, और कुछ भी ना हो, रुपया तो है, कुछ लेकर उपवास करने से मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है भैया। गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ तो?
बाबूजी इन सब बातों को मानते थे, लेकिन तुम्हारे निकट तो इन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि पिता की कट्टरता पुत्र में नहीं है। मद्यपान आदि जैसे कार्यों से भी उसे कोई मोह नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे गांव की नीच जाति की एक स्त्री आज भी उसका अभाव दूर कर रही है। इस बात को सभी जानते हैं। गगन बहन के इशारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में बेकार की कट्टरता नहीं है, लेकिन कन्या के लिए आवश्यक कुल की शस्त्राचार को क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में डुबा दूं? हम कृष्ण की संतान है, स्वभाव से कुलीन। गंदी बातें अब कभी मुंह से मत निकालना। ये कहकर वह गुस्सा होकर चला गया और त्रिलोचन गंगोपाध्याय का अध्याय वहीं दब गया। गगन ने हरिहर घोषाल की शरण ली। कुलीन ब्राह्म को ऋण मुक्त करना होगा। कलकत्ता में लड़की के व्यापार से हरिहर धन संपन्न हो गए हैं। किसी जमाने में उनकी ननिहाल इसी गांव में थी। बचपन में इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। बहुत से अवसरों पर भरपेट पूरी मिठाइयां भी खाई है। रुपया उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए वह राजी हो गया। चटर्जियों का सारा कर्ज चुकाकर उन्होंने गणेशपुरा खरीद लिया और कुंदुओं की डिग्री का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। मौखिक रूप से यह निश्चित हुआ कि कचहरी के लिए बाहर के 2-3 कमरे छोड़कर अंदर के हिस्से में गगन जिस तरह रह रहा है उसी तरह रहता रहेगा। जमींदार तो खरीद ली गई, लेकिन प्रजा ने नए जमींदार की अधीनता स्वीकार नहीं की। जायदाद थोड़ी सी है, वसूली भी मामूली सी है, इसलिए बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। और फिर गगन ने ऐसी चालें चली कि हरिहर का पक्ष लेने वाला कोई भी गणेशपुरा में नहीं टिक सका। अंत में गगन ही वर्तमान जमींदार का गुमाश्ता बन गया। उसने प्रजा के वश में कर लिया। यह देखकर हरिहर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। रोकड़ में 1 पैसा भी जमा नहीं हुआ। इस गड़बड़ी में 2 वर्ष और बीत गए। उसके बाद एक दिन अचानक खबर मिली कि गुमाश्ता चटर्जी का कहीं कोई पत्ता नहीं लग रहा। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो कुछ वसूल हो सकता था हुआ है और उसे हड़प कर गगन चटर्जी लापता हो गया है। थाने में रिपोर्ट, अदालत में नालिश और घर का खाना, तलाशी, जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वह सब की गई, लेकिन गगन के रुपये में से किसी का पता नहीं चला। गगन की बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते की बहन का एक बच्चा घर में रहता था। पुलिस वालों ने यथा नियम उन दोनों को खूब दिशा मांझा, हलाया डुलाया, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। विजय विलायत हो आया है। उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ा है, लेकिन वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। 2 साल पहले ही विलायत में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप बहुत ही गर्म मिजाज लेकर लौटा है। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई अंतर नहीं है। किताबें पढ़कर तो गधा भी पास हो सकता है। अगर वही उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत न जाता। घर लौटकर उसने पिता के लड़की के व्यापार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डूबते डगमगाते व्यापार को सुव्यवस्थित करने में जुट गया। इसी बीच कर्मचारियों पर उसका दबदबा कायम हो गया। मुनीम गुमाश्ते इस तरह डरने लगे जैसे शेर से डरते हैं। जिस काम की वजह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुरा का विवरण उसके सामने पहुंचा। उसने यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब लापरवाही से काम नहीं चल सकता। उसे खुद वहां जाकर सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए वह गणेशपुरा आया है। लेकिन इस छोटे से काम के लिए अज्ञिक दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितनी जल्दी हो उसे यहाँ की व्यवस्था करके कलकत्ता लौट जाना है। सब कुछ उस अकेले के ही सिर पर है। बड़े भाई अजय अटार्नी है, अत्यंत स्वार्थी, अपने ऑफिस और बाल बच्चों को लेकर व्यस्त रहते हैं। गृहस्थी की सभी बातों में अंधे हैं, लेकिन हिस्सा बांट के बारे में उनकी 10-10 आंखें काम करती है। उनकी पत्नी प्रभामयी कलकत्ता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सुध लेना तो दूर, सास ससुर जीवित है या मर गए, इतनी खबर लेके की भी फुर्सत नहीं है। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वह रहते हैं, वहां परिवार के लोग आते जाते सकुचाते हैं। उनके नौकर चाकर अलग है, उड़िया बैरा है। केवल बड़े बाबू के मना कर देने के कारण
वह मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कभी प्रभा को बहुत बुरी तरह अखरती है, लेकिन उस आशा है कि ससुर के मरते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। देवर विजय के प्रति हमेशा से उपेक्षा की भावना रहती आई, लेकिन जब से वह विलायत घूमकर लौटा है, उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। 2-4 बार उसे आमंत्रित करके अपने हाथ से पकाकर डिनर खिलाया है। इसी अवसर पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी कराया है। वह इस वर्ष BA ऑनर्स पाकर MA में एडमिशन लेने की तैयारियां कर रही है। विजय विधुर है। पत्नी के देहांत के बाद ही वह विलायत चला गया था। वहां क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर लौटने के बाद लोगों ने स्त्रियों के संबंध में उसके व्यवहार में रूखापन महसूस किया। मां ने विवाह के लिए कहा तो उसने चीख कर विरोध करते हुए उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला दबा पड़ा है। गणेशपुरा आकर उसने एक प्रजा के मकान के 2 बाहरी कमर लेकर नई कचहरी स्थापित कर दी है। जमींदारी के जितने भी कागजात गगन के घर मिल सके जबरदस्ती यहां उठाकर लाए गए हैं, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते के बहनौत को घर से निकाल बाहर किया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था। कलकत्ता से आते समय विजय अपने 7-8 वर्ष के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गंबरी गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से मां ने आपत्ति की थी, लेकिन विजय ने कह दिया था, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इसे वैसा मत बनाओ, इसे आपद विपद में पड़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसा ही कहा करते हैं, लेकिन साहबों की बात के अतिरिक्त यहां जरा कुछ गोपनीय बात भी है। विजय जब विलायत में था तब इस मातृहीन बालक के दिन बिना किसी लाड़ प्यार के ही कटे हैं। कुमार की दीदी अक्सर चारपाई पर पड़ी रहती है, इसलिए पर्याप्त धन वैभव के होते हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेचारा कष्टों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर विजय यह बात को मालूम हो गई है। गणेशपुरा जाते समय विजय की भाभी ने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था, लड़के को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी, गंवई गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी के रहना, लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। सुना है वहां अपना एक मकान भी है, बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, लेकिन खरीदने का अर्थ होना नहीं है भाभी, उस मकान पर अपना कब्जा नहीं है। लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो देवर जी, अब कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। आशा तो यही है, कब्जा हो जाने पर जरा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी? उत्तर में प्रभा ने कहा था, पास ही तो है, गंवई गांव कभी आंख से देखा नहीं, जाकर देख आऊंगी। अनीता का भी कॉलेज बंद हो रहा है, वह भी मेरे संग आना चाहेगी। इस प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर विजय ने कहा था, कब्जा होते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा, लेकिन तब इनकार न कर सकोगी, अपनी बहन को भी जरूर लाना। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर है, BA ऑनर्स है। सामान्य नारी जाति के प्रति विजय की बाहरी उपेक्षा होने पर भी एक विशिष्ट नारी के प्रति एक साथ इतने गुण होते हुए भी उसकी ऐसी धारणा हो, सो बात नहीं है। वहां शांत ग्राम के निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन वृक्षों की छाया में शीतल संकीर्ण गांव पथ पर एकांत में सहसा उसके आ जाने की संभावना उसके हृदय में उस दिन रहकर झूले जैसी रौनक पैदा कर रही थी। विजय शुद्ध विलायती लिबास पहने, सिर पर हैट, मुंह में चुरुट दबाए और जेब में चेरी की घड़ी घुमाता हुआ बाबू परिवार के सदर मकान में पहुंचा। साथ में 2 मिर्जापुरी लट्ठैत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद पर दखल करने में हालांकि झगड़े फसाद का भय है, फिर भी लड़के को लड्डू गोपाल बना देने के बयाज मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी। इसीलिए वह लड़के को भी साथ लाया है, लेकिन विनोद बराबर भरोसा देता रहा है कि अनुराधा अकेली और अततः नारी ही ठहरी, वह जोर जबरदस्ती से हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी जब रिवॉल्वर पाक है तो साथ ले लेना ही अच्छा है। विजन ने कहा, सुना है कि यह लड़की शैतान है, पलक झपकते आदमी फकट्ठे कर लेती है, और यही गगन की सलाहकार थी। उसका स्वभाव और चरित्र भी ठीक नहीं है। विनोद ने कहा, जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। मैंने सुना है, वहां कोई नहीं था। विजय सोने आनंद में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ,
है तो बाबू जैसा मकान। सामने पूजा का दालान है, अभी तक टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जीर्णता की सीमा पर पहुंच चुका है। एक और क्रमानुसार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने स्थायी आश्रय बना रखा है। दरबान ने आवाज दी, कोई है? दरबान के मर्यादा रहित उच्च स्वर के चित्कार से विनोद घोष और अन्य लोग लाज से शर्मिंदा हो उठे। विनोद ने कहा, राधा जी को मैं जाकर खबर किए देता हूं साहब। यह कहकर वह अंदर चला गया। विनोद की आवाज और बात करने के ढंग से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अब भी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, जी, छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़ा है। इस अभाग्यपूर्ण घड़ी की उसे रोजाना आशंका बनी रहती थी। हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा आ बेटा और कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद से बोली, मुझे अधिक देर नहीं होगी, बाबू नाराज न हो जाएं विनोद भैया, मेरी ओर से उन्हें जरा देर बैठने को कहा दो। विनोद ने लज्जित स्वर से कहा, क्या करूं जीजी, हम लोग गरीब रियाया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो ना नहीं कर सकते, इसी से। सो मैं जानती हूं विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछाई गई, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं। विजय धड़ी घुमाता हुआ टहलने और चुरट फूंकने लगा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करके डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। संभ्रांत घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, वह इस दुविधा में पड़ गया। लेकिन अपनी कमजोरी प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए रूखे स्वर में आड़ में खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके बोला, यह मकान हम लोगों का है, सो तो तुम जानती हो। उत्तर आया, जानती हो। तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो? अनुराधा ने पहले की तरह संतोष की जुबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की, लेकिन एक तो लड़का चतुर चालाक नहीं था, दूसरे नए जमींदार के कठोर स्वभाव के बारे में सुन चुका था, इसलिए भयभीत होकर घबरा गया। वह एक शब्द भी साफ साफ नहीं कह सका। विजय ने 5-7 मिनट धीरज रखकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना हो सामने आकर कहे, बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं कोई भालू चीता नहीं हूं जो उसे खा जाऊंगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती है बताओ। अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहीं से बात की, संतोष के माध्यम से नहीं, स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा, मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता ने, हरिहर बाबू ने कहा था, इसके भीतर हिस्से में हम लोग रह सकेंगे। कोई लिखा पढ़ी है? नहीं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, लेकिन वह तो अभी मौजूद है, उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। मुझे पूछने को कोई जरूरत नहीं। ये शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली? भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। ये शर्तें उनसे लिखवा क्यों नहीं की? भैया ने इसकी जरूरत नहीं समझी। आपके पिताजी के मुंह की बात से लिखा पढ़ी बड़ी हो सकती है, ये बात शायद भैया को मालूम नहीं होगी। इस बात का कोई उचित उत्तर न सूझने के कारण विजय चुप रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अंदर से उत्तर आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन खुद भैया की ओर से शर्त टूट जाने के कारण सारी शर्तें टूट गई। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा, लेकिन मैं अकेली स्त्री ठहरी और यह बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। मैंने ही इस पाल पोस कर इजना बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन यहां न रहने देंगे तो मैं अकेली कहां जाऊं, यही सोच रही हूं। विजय ने कहा, इस बात का उत्तर क्या मुझको देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहां है? मैं नहीं जानती कहां है, अनुराधा ने उत्तर दिया, और आपसे मैं अब तक भेंट नहीं कर सकी, सो केवल इस डर से कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। इतना कहकर वह पल भर के लिए चुप हो गई। इसी बीच शायद उसने अपने आप को संभाल लिया। कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊंगी नहीं। अपनी विपत्ति की बात आपसे साफ साफ कह दी है, वरना एक दिन भी इस मकान में जबरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया कि उसकी आंखें छलक उठी है। विजय को दुख हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी हुई। उसने सोचा था कि इस बेदखल करने में न जाने कितना समय लगेगा और कितना परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो केवल आंसुओं के द्वारा भिक्षा मांग ली
उसकी जेब में पड़ी पिस्तौल और दरबानों की लाठियां अंदर ही अंदर उसी को लानत देने लगी। लेकिन अपनी दुर्बलता भी तो प्रकट नहीं की जा सकती। उसने कहा, रहने देने में मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहां हो वहां बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा हमारे घर की स्त्रियां भी एक बार देखने के लिए आना चाहती है। अनुराधा ने कहा, अच्छी बात है, चली आई ना। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर परदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार आदमी चाहिए, सो मैं उनको बहुत कुछ सहारा पहुंचा सकती हूँ। अब की बार विजय शर्मिंदा होकर आपत्ति प्रकट करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अंदर के कमरे क्या मैं एक बार देख सकता हूं? उत्तम मिला, क्यों नहीं देख सकते हैं? है तो आपका ही मकान। अंदर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला है, लेकिन घूंघट नहीं। अधमैली मामूली धोती पहने है, जेवर एक भी नहीं, केवल दोनों हाथों में सोने की 2 चूड़ियां पड़ी है। पुराने जमाने की आड़ में से जिसकी आंसू भरी आवाज विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुई थी, उसने सोचा था कि शायद वह भी वैसी ही होगी। विशेष रूप से निर्धन होने पर भी वह बड़े घर की लड़की ठहरी, लेकिन देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मंजा हुआ सांवला, बल्कि जरा कालपन की ओर झुका हुआ ही समझिए। गांव की सामान्य लड़कियां देखने में जैसी होती है वैसी ही है। शरीर दुर्बल, इकाहरा, लेकिन काफी सुगठित मालूम होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके दिन बैठे बैठे या सोए सोए नहीं बीते हैं। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके माथे का गठन आश्चर्यजनक रूप से निर्दोष और सुंदर है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू साहब को सब दिखा दो, मैं रसोई घर में हूं। तुम साथ नहीं रहोगी राधा जी? नहीं। ऊपर पहुंचकर विजय ने घूम फिरकर सब कुछ देखा भला। बहुत से कमरे हैं, पुराने जमाने का ढेरों सामान अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा हुआ है। कुछ टूट फूट गया है और कुछ टूटने फूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय उसकी कीमती मामूली सी थी, लेकिन ये किसी दिन बहुत अच्छी खासी रही होगी। बाहर से कमरों की तरह ये कमरे भी जीर्ण हो चुके हैं। हड्डियां निकल आई हो, निर्धनता का छाप सभी चीजों पर ग्रहाई से पड़ी हुई है। विजय के नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। निर्धन और बुरी हालत होने पर भी वह भले घर की लड़की ठहरी, इसलिए विजय को अब तुम कहकर संबोधित करने में झिझक महसूस हुई। उसने पूछा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती है? ठीक ठीक जो अभी बता नहीं सकती, जितने दिन आप दया करके रहने दें। कुछ दिन तो रहने दे सकता हूं, लेकिन अधिक दिन नहीं। फिर आप कहां जाएंगी? यही तो रात दिन सोचा करती हो। लोग कहते हैं कि आप गगन का पता जानती है। वह और क्या क्या कहते हैं? विजय इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती, ये तो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूं। लेकिन अगर जानती भी हो तो क्या भाई को पकड़वा दूं? यही आपकी आज्ञा है? उसके स्वर में तिरस्कार की झलक थी। विजय बहुत शर्मिंदा हुआ। समझा गया कि अभिजात्य की छाप इसके मन पर से अभी तक मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा। हो सका तो मैं खेद ही उसे खोज निकालूंगा, भागने नहीं दूंगा। लेकिन इतने दिनों से वह तो जो हमारा सत्यानाश कर रहा था, उसके बारे में कज्ञा आप कहना चाहती है कि आपको मालूम नहीं था? कोई उत्तर नहीं आया। विजय कहने लगा, संसार में कृतज्ञता नाम की भी कोई चीज होती है? क्या आप किसी भी दिन अपने भाई को इस बात की सलाह नहीं दे सकी? मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे हैं। आपके परिवार के प्रति उनके मन में स्नेह और ममता है, विश्वास भी बहुत था, इसीलिए उन्होंने गगन को सब कुछ सौंप रखा था। इसका क्या यही बदला है? लेकिन आप निश्चित समझा लीजिए कि अगर मैं देश में रहता तो ऐसा हरगिंगज न होने देता। अनुराधा चुप थी, छू ही रही। किसी बात का उत्तर न पाकर विजय मन ही मन गर्म हो उठा। उसके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत दया पैदा हुई थी सब उड़ गई। कठोर स्वर में बोला, इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कठोर हूं। व्यर्थ की दया माया मैं नहीं जानता। अपराध करके मेरे हाथ कोई बच नहीं सकता। अपने भाई से भेंट होने पर आप उनसे कम से कम इतना जरूर कह दीजिएगा। अनुराधा पूर्ववत मान रही। विजय कहने लगा, आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया। बाहर के कमरे की सफाई हो जाने पर 2-3 दिन बाद मैं यहां आ जाऊंगा। स्त्रियां उसके बाद आएंगी।
आप नीचे के कमरे में तब तक रहिए जब तक कि आप कहीं और न सकें, लेकिन किसी भी चीज को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। तभी कुमार बोला उठा, बाबूजी, प्यास लगी है, पानी पाऊंगा। यहाँ पानी कहाँ है? अनुराधा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और रसोई के अंदर ले जाकर बोली, जाम है, पियोगे बेटा? हाँ पीऊंगा। संतोष के बना देने पर उसने भर पेट डाम का पानी पिया। कच्ची करी निकालकर खाई। बाहर आकर बोला, बाबूजी, तुम भी पियोगे? बहुत मीठा है। नहीं, पियो ना बाबूजी, बहुत है, अपने ही तो है सब। बात कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने आदमियों के बीच लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह सहसा शर्मिंदा सा हो गया। नहीं नहीं पीऊंगा, तू चल। बाबुओं के मकान पर पूरा अधिकार करके विजय जमकर बैठ गया। उसने 2 कमरे अपने लिए रखे और बाकी कमरों में कहचरी की व्यवस्था कर दी। विनोद घोष किसी जमाने में जमींदार के यहाँ काम कर चुका थी, इसलिए उसे गुमाश्ता नियुक्त कर दिया, लेकिन झंझट नहीं मिटे। इसका कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपये वसूल करने के बाद हाथ से हाथ रसीद देना अपना अपमान समझता था, क्योंकि इससे अविश्वास की गंध आती है, जो कि चटर्जी वंश के लिए गौरव की बात नहीं थी। इसलिए उसके अंतर्ध्यान होने के बाद प्रजा संकट में फंस गई है। मौखिक साक्षी और प्रमाण ले लेकर लोग रोजाना हाजिर हो रहे हैं, रोते झींकते हैं। किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्ट साध्य और जटिल प्रश्न बन गया है। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटने की सोच कर आया था, उतनी जल्दी नहीं जा सका। 1 दिन 2 दिन करत करते 10-12 दिन बीत गए। इधर लड़के की संतोष से मित्रता हो गई। उम्र में वह 2-3 वर्ष छोटा है। सामाजिक और पारिवारिक अंतर भी बहुत बड़ा है, लेकिन किसी अन्य साथी के अभाव में वह उसी के साथ हिल मिल गया है। वह उसी के साथ रहता है, घर के अंदर बाग बगीचों और नदी किनारे घूमा फिरा करता है, कच्चे आम और चिड़ियों के घोंसलों की खोज में। संतोष की मौसी के पास ही अक्सर खा पी लेता है। संतोष की देखा देखी वह भी उसे मौसी जी कहा करता है। रुपए पैसे के हिसाब के झंझट में विजय बाहर ही फंसा रहता है, जिसके कारण वह रह समय लड़के की खोज खबर नहीं रख सकता, और जब खबर लेने की फुर्सत मिलती है तो उसका पता नहीं लगता। अगर कभी किसी दिन डांट फटकार कर अपने पास बैठा भी लेता है तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसी जी के रसोई घर में जा घुसता है। संतोष के साथ बैठकर दोपहर को दाल भात खाता है, शाम को रोटी और गरी के लड्डू। उस दिन शाम को लोग बाग आए नहीं थे। विजय ने चाय पीकर चुरुट सुलगाते हुए सोचा, चलिए नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आया, दिन भर से आज लड़का दिखाई ही नहीं दिया। पुराना नौकर खड़ा था, उससे पूछा, कुमार कहाँ है रे? उसने इशारा करते हुए कहा, अंदर। रोटी खाई थी आज? नहीं। पकड़कर जबरदस्ती क्यों नहीं खिला देता? ये खाना जो नहीं चाहता मालिक, गुस्सा होकर फेंक फांक कर चल देता है। कल से उस खाने मेरे साथ बैठाना। ये कहकर मन में न जाने क्या आया कि टहलने के लिए जाने के बजाय वह सीधा अंदर चला गया। लंबे चौड़े आंगन के दूसरी ओर से लड़के की आवाज सुनाई दी, मौसी जी, 1 रोटी और 2 गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया था उसने कहा, उत्तर आओ न बेटा, तुम लोगों पर पैर रखकर इस छोटी डाल को पकड़कर आसानी से चढ़ आओगी। विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने आम का एक बड़ा सा पेड़ है। उसी की 2 मोटी डालों पर कुमार और संतोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तने से बीज टिकाए दोनों खा रहे थे। विजय को देखते ही दोनों सिटपिटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, ये क्या इन लोगों के खाने की जगह है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। विजय ने अंदर खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके कहा, देखता हूं आप पर यह जोर जुल्म किया करता है। अब की बार अनुराधा ने मुक्त कंठ से उत्तर दिया, हाँ। फिर भी आप सिर चढ़ाने में कसर नहीं रखती, क्यों सिर चढ़ा रही है? नहीं चढ़ाने से और भी ज्यादा उधम मचाएंगे, इस डर से। लेकिन घर पर तो ऐसा उधम करता नहीं था, संभव है न करता हो। उसकी मां नहीं है, दीदी बीमार रहा करती है, आप कामकाज में बाहर फंसे रहे थे, उधम मचाता किसके आगे? विजय को यह बात मालूम न हो सो नहीं, लेकिन फिर भी लड़के की मां नहीं है, ये बात दूसरे के मुंह से सुनकर उसे दुख हुआ। बोला, आप तो मालूम होता है बहुत कुछ जान गई है। किसने कहा आपसे? कुमार ने।
अनुराधा ने धीर से कहा। अभी उसकी उम्र कहन लायक नहीं हुई है, फिर भी उसी के मुंह से सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों का बाहर निकलने नहीं देती, तो भी आंख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते, उस दिन मेरे पास लेटकर घर की बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा न देख सका, लेकिन उस पहले दिन की तरह आज भी उसकी आवाज अत्यंत मीठी मालूम हुई। इसलिए कहने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सुनने के लिए बोला, अब की बार इसे घर ले जाकर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊधम मचाना एक तरह का नशा है। न मचा पाने की तकलीफ होती है, हुड़क सी आने लगती है। दूसरा, वहां इसके नशे खुराक कौन जुटाएगा? 2 ही दिन में भागना चाहेगा। अनुराधा ने धीरे से कहा। नहीं नहीं, भूल जाएगा। कुमार उत्तर आओ बेटा, रोटी ले जाओ। कुमार तश्तरी हाथ में लिए उत्तर साया और मौसी के हाथ से और भी रोटियां और गरी के लड्डू लेकर उससे सट कर खड़ा खड़ा खाने लगा। पैर पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वह चीजें धन संपन्न घर की अपेक्षा पद गौरव में कितनी ही तुच्छ क्यों न हो, लेकिन वास्तविक सम्मान की दृष्टि से कतई तुच्छ नहीं थी। लड़का मौसी की रसोई के प्रति इतना आसक्त क्यों हो गया है? विजय इसका कारण समझ गया। सोचकर तो यह आया था कि कुमार के चटोरेपन पर इन लोगों की ओर से अकारण और अतिरिक्त खर्च की बात कहकर शिष्टता के प्रचलित वाक्यों से पुत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा रहा था, लेकिन बाधा आ गई। कुमार ने कहा, मौसी जी, कल जैसी चंद्रपोली आज भी बनाने के लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने? मौसी ने कहा, कसूर हो गया बेटा, जरा सी आंख चूक गई, सो बिल्ली ने दूध उला दिया। कल ऐसा नहीं होगा। कौन सी बिल्ली ने? बताओ तो। सफेद ने? वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संभालने लगी। विजय ने कहा, ऊधम तो देखता हो धीरे धीरे अत्याचार में बदल रहा है। कुमार ने कहा, पीने का पानी कहाँ है? अरे याद नहीं रहा बेटा, लाई देती हो। तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। विजय ने कहा, आप पर डांट पड़नी चाहिए, कदम कदम पर गलती करती है। हाँ, कहकर अनुराधा हंस दी। असावधानी के कारण यह हंसी विजय ने देख ली। पुत्र के अवैध आचरण के लिए क्षमा याचना न कर सका, इस डर से कि कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्यंग्य से न सुनाई दें। कहीं वह ऐसा न समझ बैठे कि उसकी गरीबी और बुरे दिनों पर यह कटाक्ष कर रहा है। दूसरे दिन दोपहर को अनुराधा कुमार और संतोष को भात परोसकर साग तरकारी परोस रही थी। सिर खुला था, बदन का कपड़ा कहीं का कहीं जा गिरा था। इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। अनुराधा ने मुंह उठाकर देखा तो छोटे बाहु थे। एकदम सकुचाकर उसने सिर पर कपड़ा खींच लिया और उठाकर खड़ी हो गई। विजय ने कहा, एक जरूरी सलाह के लिए आपके पास आया हो। विनोद घोष इस गांव का आदमी ठहरा। आप तो उसे जानती ही होंगी। कैसा आदमी है बता सकती हो? गणेशपुरा का नया गुमाश्ता नियुक्त किया है। पूरी तरह उसे पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? 1 सप्ताह से अधिक हो गया। विनोद यथाशक्ति काम तो अच्छा ही कर रहा है, किसी की गड़बड़ी नहीं थी। आज सहसा उसके चाल चलन के बारे में खोज खबर लेने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? अनुराधा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बड़ी मीठी आवाज में पूछा, विनोद भैया कुछ कर बैठे हैं क्या? मैं तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हूं। है क्यों नहीं? वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मानता है। अनुराधा ने कुछ सोच विचार कर कहा, है तो अच्छे ही आदमी, फिर भी जरा निगाह रखिएगा। अपनी लापरवाही से अच्छे आदमी का बुरा आदमी बन जाना कोई असंभव बात नहीं है। विजय ने कहा, सच बात तो यह है कि अगर अपराध का कारण खोजा जाए तो अधिकांश मामलों में दंग रह जाना पड़ता है। फिर लड़के को लक्ष्य करके विजय ने कहा, तेरा भाग्य अच्छा है जो अचानक मौसी मिल गई तुझे, वरना इस जंगल में आधे दिन तो तुझे बिना खाए ही बिताने पड़ते। अनुराधा ने धीरे से पूछा, क्या वहां आपको खाने पीने की तकलीफ हो रही है? विजय ने हंसकर कहा, नहीं तो ऐसे ही कहा है, हमेशा से परदेश में ही दिन बिताए है, खाने पीने की तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं करता। यह कहकर वह चला गया। अनुराधा ने खिड़की की सेंध में से देखा, अभी तक नहाया निपटा भी नहीं गया था। इस प्रकार में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी। शाम को उसी के हथों पर दोनों पैर पसाक कर विजय आंखें नीचे किए हुए चुरुट पी रहा था। तभी कान में भनका पड़ी, बाबू साहब
आंख खोलकर देखा, पास ही खड़े एवं वृद्ध सज्जन बड़े सम्मान के साथ संबोधित कर रहे हैं। वह उठकर बैठ गया। यह सज्जन की आयु 60 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मजे का गोल मटोल, ठिकना, मजबूत और समर्थ शरीर है। मूछें पककर सफेद हो गई है, लेकिन गंजी चांद के इधर उधर के बाल भंवरों जैसे काले हैं। सामने के 2-4 दांतों के अतिरिक्त बाकी सभी दांत बने हुए हैं। वार्निशदार जूते हैं और घड़ी के सोने की चेन के साथ शेर का नाखून जरा हुआ लॉकेट लटक रहा है। गंबई गांव में यह सज्जन बहुत धनाढ़ मालूम होते हैं। पाक ही एक टूटी चौकी पर चुरुट का सामान रखा था। उसे खिसकाकर विजय ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वृद्ध सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आगंतुक ने कहा, आप लोग गांव के जमींदार ठहरे। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित और लखपति आदमी हैं। नाम लेते सुप्रभात होता है। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारी पर दया न करने पर बड़े संकट में पड़ जाएगी। कौन बेचारी? उस पर कितने रुपए निकलते हैं? सज्जन ने कहा, रुपये पैसे का मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वह है स्वर्गीय अमर चटर्जी की कन्या। वह प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे, गगन चटर्जी की सौतेली बहन। यह उसका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जाएगी। उसका इंतजाम हो गया है, लेकिन आप जो उसे गर्दन पकड़कर निकाले दे रहे हैं, सो क्या आपके लिए उचित है? इस अशिक्षित वृद्ध पर क्रोध नहीं किया जा सकता। इस बात को विजय मन ही मन समझ गया, लेकिन बात करने के ढंग से एकदम जलभोन गया। बोला, अपना उचित अनुचित मैं खुद समझ लूंगा, लेकिन आप कौन है जो उसकी ओर से वकालत करने आए हैं? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय। पास के गांव मस्जिदपुर में मकान है। सभी जानते हैं मुझे। आपके माता पिता के आशीर्वाद से इधर कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे पाक हाथ न पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास न हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। विजय ने कहा, मुझे हाथ पसारने की जरूरत होगी तो महाशय जी का पत्ता लगा लूंगा, लेकिन जिनकी आप वकालत करने आए हैं उनके आप लगते कौन है? क्या मैं जान सकता हूं? सज्जन मजाक के तौर पर जरा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, मेहमान, वैशाख के कुछ दिन बीतने पर ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। विजय चौंक पड़ा। बोला, आप विवाह करेंगे अनुराधा से? जी हां, मेरा यह इरादा पक्का है। जेठ के बाद फिर जल्दी कोई विवाह का मुहूर्त नहीं तो यह शुभ कार्य इसी महीने में संपन्न हो जाता। रहने देने की यह बात मुझे आपसे कहनी ही न पड़ती। कुछ देर आबाक रहकर विजय ने पूछा, वर देखक कर विवाह किसने निश्चय किया? गगन चटर्जी ने? वृद्ध ने क्रुद्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, वह तो फरारी आसामी है। साहब प्रजा का सत्यानाश करके चंपत हो गया। इतने दिनों से वही तो विघ्न डाल रहा था, नहीं तो अगहन में ही विवाह हो जाता। कहता था, हम लोग जातिगत कुलीन ठहरे, कृष्ण की संतान वंशज के घर बहन को नहीं ब्याहेंगे। ये अच्छा उसका बोल। अब वह धमंड कहाँ गया? वंशज के घर ही तो अंत में गरजमंद बनकर आना पड़ा। आजकल के जमाने में कुल कौन खोजता फिरता है साहब? रुपया ही कुल है, रुपया ही मान सम्मान, रुपया ही सब कुछ है। कहिए, ठीक है कि नहीं? विजय ने कहा, हाँ, सो तो ठीक है। अनुराधा ने मंजूर कर लिया है। सज्जन ने बड़े गर्व के साथ अपनी जान पर हाथ मारकर कहा, मंजूर? कहते क्या है साहब? खुशामदें की जा रही है। शहर से आकर आपने जो एक घुड़की दी, बस फिर क्या था? आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैयारी दैयारी पड़ गई, वरना मेरा तो इरादा ही बदल गया था। लड़कों की मर्जी नहीं, बहुओं की राय नहीं, लड़कियां और दामाद भी विरुद्ध हो गए थे। और फिर मैंने भी सोच, जाने दो, गोली मारो। 2 बार गृहस्थी बस चुकी, अब रहने दो। लेकिन जब अनुराधा ने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुलवाकर कहा कि गंगौली महाशय, चरणों में स्थान दीजिए, तुम्हारा घर आंगन बुहार कर खाऊंगी, तब क्या करता? मंजूर करना ही पड़ा। विजय अवाक हो रहा। वृद्ध महाशय कहने लगे, विवाह तो इसी मकान में होना चाहिए। देखने में जरा भद्दा मालूम होगा, वरना मेरे मकान में भी हो सकता था। गगन चटर्जी की कोई एक बुआ है, वही कन्यादान करेंगी। अब सिर्फ आप राजी हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। विजय ने गर्दन उठाकर कहा, राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? मैं मकान खाली करने के लिए न कहूं, यही तो अच्छी बात है। ऐसा ही होगा, आप जा सकते। नमस्कार। नमस्कार महाशय जी, नमस्कार। सो तो है ही, सो तो है ही। आपके पिता ठहरे लखपति, प्रातः स्मरणीय व्यक्ति। नाम लेने से सुप्रभात होता है।
सो तो है, अब आप पधारिए, तो जाता हूँ महाशय जी, नमस्कार कहकर त्रिलोचन बाबू चल दिए। वृद्ध के जाने के बाद विजय चुपचाप बैठा अपने मन को समझाने लगा कि इस मामले में सिर खपाने की क्या जरूरत है। वास्तव में इसके सिवा इस लड़कों के लिए चारा ही क्या है। कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही जो संसार में पहले कभी ना हुई हो। संसार में ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए सोचना ही क्या। सहसा उसे विनोद घोष की बात याद आ गई। उस दिन वह कह रहा था, अनुराधा अपने भैया से इसी बात पर झगड़ने लगी थी कि कुल के गौरव से उसे क्या लेना देना, आसानी से खाने पहनने भर को मिल जाए, इतना ही बहुत है। प्रतिवाद में गगन ने गुस्से में आकर कहा था, तू क्या माँ बाप का नाम डुबो देना चाहती है? अनुराधा ने उत्तर दिया था, तुम उनके वंशधर हो, नाम बनाए रख सके तो रखना, मैं नहीं रख सकूंगी। इस बात की वेदना की विजय नहीं समझ सका। वह स्वयं कुल के गौरव और सम्मान पर जरा सा विश्वास रखता हो सो बात नहीं। फिर भी गगन के लिए सहानुभूति जाग उठी और अनुराधा के तीखे उत्तर की मन ही मन ज्यों ज्यों आलोचना करने लगा, त्यों त्यों वही निर्लज्ज, लोभी, हीन और तुच्छ मालूम होने लगी। बाहर आंगन में धीरे धीरे आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। उनको लेकर काम करना है, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरबान से कहकर सबको विदा कर दिया। फिर जब बैठक में अकेला बैठा न रहा गया तो न जाने क्या सोचकर सीधा अंदर चला गया। रसोई घर में बरामदे में चटाई पर अनुराधा लेटी हुई थी। उसके दोनों ओर लड़के हैं कुमार संतोष। महाभारत की कहानी चल रही थी। रात की रसोई का काम के जल्दी निपटाकर वह रोजाना शाम के बाद वह इसी तरह लड़कों के साथ लेटकर कहानियां सुनाया करती है और फिर खिला पिलाकर कुमार को उसके बाप के पास भेज दिया करती है। चांदनी रात है, सघन पत्तों वाले आम के पेड़ के पत्तों की सेंधों में से चंद्रमा की चांदनी छन छन कर उसके बदन पर और चेहरे पर पड़ रही है। पेड़ की छाया में किसी आदमी को इधर आते देखा तो अनुराधा ने चौंक कर पूछा, कौन? मैं हूं, विजय। तीनों जने भड़बड़ाकर उठ बैठे। संतोष छोटे बाबू से अधिक डरता है। पहले दिन की बात अभी भूला नहीं है। वह जैसे तैसे उठकर भाग गया। कुमार ने भी अपने मित्र का अनुसरण किया। विजय ने पूछा, त्रिलोचन दंगौली को आप जानती हैं? वह आज मेरे पास आए थे। अनुराधा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आपके पास? लेकिन आप तो उनके कर्जदार नहीं है। नहीं, लेकिन होता तो शायद आपको लाभ होता। मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला आप और किसी दीव चुका सकती। अनुराधा चुप रही। विजय ने कहा, वह जता गए हैं कि आपके साथ उनका विवाह होना निश्चित हो गया है। क्या यह सच है? हाँ। आपने स्वयं भिखारिन बनकर उन्हें राजी किया? हाँ, यही बात है। अगर यही बात है तो बड़ी लज्जा की बात है। केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? वही बताने के लिए आया हूं। त्रिलोचन कह गए हैं कि मेरी ज्यादती से ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव रखा है। कहते थे आपके लिए कहीं कोई ठौर नहीं। आपने बड़ी अनुनय विनय से उन्हें राजी किया है, नहीं तो इस बुढ़ापे में उन्होंने विवाह की इच्छा छोड़ दी थी। केवल आपके रोने धोने पर ही वह राजी हुए हैं। हाँ, यह सच है, विजय ने कहा। अपनी ज्यादती में वापस लेता हो और अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हो। अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, अब अपनी ओर से इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया है। सब कोई सुन चुके हैं। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और इसमें नहीं उड़ाएंगे बल्कि और अधिक उड़ाएंगे। आपके बराबर के उनके लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होगा। उनकी घर गृहस्थी में उपद्रव उठ खड़ा होगा। स्वयं आपके लिए भी अशांति की सीमा नहीं रहेगी। इन सब बातों पर आपने विचार किया है? अनुराधा ने बड़ी नरमी से कहा, विचार कर लिया है। मेरा विश्वास है कि यह सब कुछ नहीं होगा। सुनकर विजय दंग रह गया। बोला, वृद्ध है, कितने किन जिएंगे आप आशा करती हैं? अनुराधा ने उत्तर दिया, पति की दीर्घायु संसार में सभी स्त्रियां चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुहागली मैं पहले ही मर जाऊं। विजय को इस बात का उत्तर पर भी नहीं मिला। स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ पल इसी तरह स्तब्धता में बीत जाने के बाद अनुराधा ने विनीत स्वर में कहा, यह सच है कि आपने मुझे चले जाने की आज्ञा दे दी है, लेकिन उसके बाद किसी भी दिन आपने इस बात की चर्चा नहीं की। दया की योग्य मैं नहीं हूं,
फिर भी आपने दया की है। इसके लिए मैं मन ही मन कितनी कृतज्ञ हो बता नहीं सकती। विजय की ओर से कोई उत्तर न पाकर अनुराधा फिर कहने लगी, भगवान साक्षी है, आपके विरुद्ध मैंने किसी से भी कोई बात नहीं कही। कहने से मेरी ओर से अन्याय होता, मेरा कहना झूठा होता। दंगौली महाशय ने अगर कुछ कहा हो तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं। फिर भी मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। विजय ने पूछा, आप लोगों का विवाह कब है? जेठवदी 13 को? तब तो लगभग 1 महीना ही रह गया है ना? हाँ, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता शायद। विजय बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन आपने अपने भविष्य और जीवन के बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया। मुझे इस बात का दुख है। अनुराधा ने कहा, एक बार नहीं, 100 बार विचार कर लिया है। यही मेरी दिन रात की चिंता है। आप मेरे शुभाकांक्षी हैं। आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए खोजने पर भी शब्द नहीं मिलते, लेकिन आप स्वयं ही मेरे बारे में सारी बातें सोच कर देखिए। पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावक के अकेली गांव के अनाचार अत्याचारों से बचकर कहीं जा खड़े होने तक के लिए ठौर नहीं उम्र हो गई 23-24। उनके अतिरिक्त और कौन मेरे साथ विवाह करना चाहेगा? आप ही बताइए। तब फिर दाने दाने के लिए किसके सामने हाथ पसारती फिरूंगी? ये सभी बातें सच है, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। 2-3 मिनट निरुत्तर खड़े रहकर विजय ने गंभीर वेदना के साथ कहा, ऐसे समय में क्या मैं आपका कोई भी उपहार नहीं कर सकता? कर सकता तो बड़ी प्रसन्नता होती। अनुराधा ने कहा, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जो कोई भी न करता। आपके आश्रय में मैं निडर हूं। दोनों बच्चे मेरे चांद सूरज है, यही मेरे लिए बहुत है। आपसे केवल इतना ही प्रार्थना है कि मन ही मन आप मुझे भैया के अपराध की भागिनी न बना रखिएगा। मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया। अपराध मुझे मालूम हो गया है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर विजय बाहर चला गया। कलकत्ता से कुछ साग सब्जी, फल और मिठाई आदि आई थी। विजय ने नौकर से रसोई घर के सामने टोकरी उतरवाकर कहा, अंदर होंगी जरूर? अंदर से मीठी आवाज ने उत्तर आया, हो। विजय ने कहा, आपको पुकारना भी कठिन है। हमारे समाज में होती तो मिस चटर्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानी से पुकारा जा सकता था, लेकिन यहां तो ये बात बिल्कुल नहीं चल सकती। आपके लड़कों में से कोई होता तो उनमें से किसी को अपनी मौसी को बुला दो कहकर अपना काम निकाल लिया जा सकता था, लेकिन इस समय वह भी फरार है। क्या कहकर बुलाऊं, बताइए? अनुराधा दरवाजे के पास आकर बोली, आप मालिक ठहरे, मुझे राधा कहकर पुकारा कीजिए। विजय ने कहा, बुलाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मालिकाना अधिकार के जोर पर नहीं। मालिकाना अधिकार था गगन चटर्जी पर, लेकिन वक्त तो चंपत हो गया। आप क्यों मालिक बनाने लगी? आपको किस बात की गरज है? अंदर से सुनाई दिया, ऐसी बात मत कहिए, आप है तो मालिक ही। विजय ने कहा, उसका दावा मैं नहीं करता, लेकिन उम्र का दावा जरूर रखता हूं। मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। नाम लेकर पुकारा करूंगा तो नाराज ना होइएगा। नहीं, विजय ने यह बात महसूस की है कि घनिष्ठता पैदा करने का आग्रह स्वयं उसकी ओर से कितना ही प्रबल क्यों न हो, दूसरे पक्ष की ओर से बिल्कुल नहीं है। वह किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती और हमेशा संक्षिप्त लेकिन सम्मान सहित ओठ में छिपे उत्तर देती है। विजय ने कहा, घर से कुछ साग सब्जी, फल और मिठाइयां आदि आई है। इस टोकरी को उठाकर रख लीजिए, लड़कों को दे दिया कीजिएगा। नहीं, सो मत कीजिएगा। मेरा रसोइया ठीक से रसोई बनाना नहीं जानता। दोपहर से देख रहा हो कि चादर तान कर पड़ा हुआ है। पता नहीं कहीं आपके देश में मलेरिया ने न ढेर लिया हो। बीमार पड़ गया तो परेशान कर डालेगा। लेकिन मलेरिया तो हमारे यहाँ है नहीं। वह अगर ना उठा तो आपकी रसोई कौन बनाएगा? विजय ने कहा, इस बेला की तो कोई बात नहीं, कल सवेरे विचार किया जाएगा। और कुकर तो साथ में है ही। कुछ नहीं हुआ तो नौकर से ही उसमें कुछ बनवा बुनवू लूंगा। लेकिन तकलीफ तो होगी ही। नहीं, मुझे आदत पड़ी गई है। हाँ, लड़की को तकलीफ पाते देखता तो जरूर कष्ट होता। उसका भार आपने ले ही रखा है। क्या बना रही है इस बेला? छोकरी खोलकर देखिए ना, शायद कोई चीज काम आ जाए। काम तो आएगी ही, लेकिन इस बेला मुझे रसोई नहीं बनानी है। नहीं बनानी? क्यों? कुमार की देह कुछ गर्म सी मालूम होती है। रसोई बनाने पर वह खाने के लिए मछलेगा। उस बेला का जो कुछ बचा है
उसे संतोष का काम चल जाएगा। देह गर्म हो रही है उसकी, कहाँ है वह? मेरे बिछौने पर लेटा संतोष के साथ गपशप करता है। आज कह रहा था बाहर नहीं जाएगा, मेरे पास ही सोएगा। विजय ने कहा, सो सोया रहे, लेकिन अधिक लाड़ प्यार पाने पर वह फिर मौसी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ी जाएगी। नहीं उठानी पड़ेगी कुमार, कहना ना मानने वाला लड़का नहीं है। विजन ने कहा, क्या होने से कहना न मानने वाला होता है सो आप जाने, लेकिन मैंने तो सुना है कि वह आपको कम परेशान नहीं करता। अनुराधा कुछ देर चुप रहकर बोली, परेशान करता है तो केवल मुझे ही तो परेशान करता है, और किसी को तो नहीं करता। विजय ने कहा, सो मैं जानता हूं, लेकिन मौसी ने मान लो कि सह लिया, लेकिन उसकी ताइजी तो सहने वाली है नहीं, और अगर किसी दिन सौतेली माँ आ गई तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जाने से खुद उसी के लिए बुरा होगा। लड़के के लिए बुरी हो ऐसी विमाता आप घर में लाए ही क्यों? न सही। विजय ने कहा, लानी नहीं पड़ती, लड़के का भाग्य फूटने पर विमाता अपने आप घर में आ जाती है। तब उस खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरण लेनी पड़ती है, लेकिन हां, अगर वह राजी हो। अनुराधा ने कहा, जिसके मां नहीं है मौसी उसे छोड़ नहीं सकती, कितने ही दुख में क्यों ना हो पाल पोस कर बड़ा करती ही है। याद रखूंगा, कहकर विजय चला जा रहा था। फिर लौटकर बोला, अगर अभद्रता की क्षमा करें तो एक बात पूछूं? पूछिए। कुमार की चिंता बाद में की जाएगी, कारण उसका बाप जीवित है। आप उसे जितना निठुर समझती है उतना वह है नहीं, लेकिन संतोष उसके माँ बाप दोनों ही जाते रहे हैं। नए मौसा त्रिलोचन के घर अगर उसके लिए ठौर ना हुआ तो उसका क्या करेंगी? इस बात पर विचार किया है? अनुराधा ने कहा, मौसी के लिए ठौक होगा, बहनौत के लिए नहीं होगा। होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सकता हूं उससे तो अधिक भरोसा नहीं होता। इस बात का उत्तर अनुराधा तत्काल न दे सकी। सोचने में जरा समय लग गया, फिर शांत और दृढ़ स्वर में कहने लगी, तब पेड़ के नीचे दोनों के लिए ठौर होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। विजय ने कहा, बात तो मौसी के अनुरूप है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह संभव नहीं है। तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। कुमार का साथी है वह, अगर कुमार बन सका तो वह भी बन जाएगा। अंदर से फिर कोई उत्तर नहीं आया। विजय कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बाहर चला गया। 2-3 घंटे के बाद संतोष ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, मौसी जी आपको खाने के लिए बुला रही है। हां, कहकर संतोष चला गया। अनुराधा के रसोई घर में आसन बिछा हुआ था। विजय आसन पर बैठकर बोला, रात आसानी से कट जाती, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही। परोसी हुई चीजों में कोई अधिकता नहीं थी, लेकिन जतन से बनाए और परोसे जाने का परिचय हर चीज में झलक रहा था। कितने सुंदर ढंग से वह चीजें हुई थी। खाते खाते विजय ने पूछा, कुमार ने क्या खाया? साबूदाना पीकर सो गया है, लड़ा नहीं आज। अनुराधा हंस पड़ी, बोली, मेरे पास सोएगा इसलिए वह आज बिल्कुल शांत है, कतई नहीं लड़ा। विजय ने कहा, उसके कारण आपकी झंझटें बढ़ गई है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वह स्वयं आपकी गृहस्थी में चुपचाप आकर शामिल हो गया। मैं यही सोचता हूं, मैं भी यही सोचती हूं। मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको दुख होगा। अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, उसे घर ले जाने से पहले आपको एक वचन देकर जाना होगा। आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। लेकिन मैं तो बाहर रहूंगा, कामकाज की झंझटों में अपने वचन की रक्षा कर सकूंगी, इस बात का भरोसा नहीं हो रहा। तो फिर इसे मेरे पास छोड़ जाना होगा। आप गलती करती है, ये और भी असंभव है। इतना कहकर विजय हंसता हुआ खाना खाने लगा। फिर खाते खाते बीच में बोल उठा, भाभी वगैरह की आने की बात थी, शायद अब वह आएंगी नहीं। क्यों? जिस धुन में कहा था वह धुन शायद जाती रही होगी। शहर के लोग गंवई गांव की ओर जल्दी पांव बढ़ाना नहीं चाहते। एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं अकेला ही आपको असुविधा पहुंचा रहा हूं। उन लोगों के आने से आपको और परेशानी होती। अनुराधा ने प्रतिसाद करते हुए कहा, आपका यह कहना अनुचित है। घर मेरा नहीं, आपका है। फिर भी मैं ही सारी जगह घेर की बैठी रहूं, उनके आने पर बुरा मानो, इससे बढ़कर अन्याय और कुछ हो ही नहीं सकता।
मेरे विषय में ऐसी बात सोचकर आप सचमुच ही अन्याय कर रहे हैं। कितनी कृपा आपने मुझ पर की है, क्या मेरी ओर से यही प्रतिदान है? इतनी बातें उसने इस ढंग से पहले कभी नहीं की थी। उत्तर सुनकर विजय हैरान रह गया। गांव इस लड़की को उसने जितना अशिक्षित समझ रखा था, उतनी वह नहीं है। थोड़ी देर चुप रहकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, वास्तव में मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिनके विषय में यह बात उचित हो सकती है, उनसे आप अधिक बड़ी है। लेकिन 2-3 दिन बाद ही मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ आकर शुरू में मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वह बिना पहचाने हुए था। सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जाने से पहले मैं अत्यधिक शर्मिंदगी के साथ क्षमा याचना करता हूँ। अनुराधा ने मीठे स्वर में कहा, क्षमा आपको मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती? क्यों? अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं? कहकर वह हंस पड़ी। दीपक के मध्यम प्रकाश में उसके हंसी भरे चेहरे पर विजय की नजर पड़ गई और पल भर के लिए एक अज्ञात आश्चर्य से उसका समूचा हृदय डोल उठा। पल भर चुप रहकर बोला, यही अच्छी है। मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। अपराधी के रूप में ही मैं हमेशा याद आता रहूं। दोनों चुप रहे। 2-3 मिनट तक रसोई घर में एकदम सन्नाटा छाया रहा। निस्तब्धता भंग की अनुराधा ने। उसने पूछा, फिर आप कब तक आएंगे? बीच बीच में आना तो होगा ही, हालांकि आपसे भेंट नहीं होगी। दूसरे पक्ष से प्रतिवाद नहीं किया गया। समझ में आ गया कि बात सच है। खाना समाप्त करके विजय के बाहर जाते समय अनुराधा ने कहा, टोकरी में अनेक तरह की तरकारियां हैं, लेकिन अब बाहर नहीं भेजूंगी। कल सुबह भी आप यही भोजन कीजिएगा। तथास्तु, लेकिन समझ तो गई होंगी कि शायद औरों की अपेक्षा मेरी भूख अधिक है। अन्यथा प्रस्ताव प्रस्तुत करता कि सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमंत्रण की मियाद और भी बढ़ा दीजिए। जितने दिन मैं यहाँ रहूं और आपके हाथ का ही खाकर घर जा सकूं, यह मेरा सौभाग्य है। दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुराधा के रसोई घर के बरामदे में आ पहुंचे। उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाकर रख लिए। इसके बाद 3 दिन के बजाय 5 दिन बीत गए। कुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इन कोई दिनों में विजय ने दुख के साथ महसूस किया कि आतिथ्य में तो कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिचय की दूरी वैसी ही अविचलित बनी हुई है। किसी भी बहाने वह तिल भी निकट नहीं हुई। बरामदे में भोजन के लिए स्थान बनाकर अनुराधा अंदर से ही ढंग से थाली लगा देती है और संतोष परोसता रहता है। कुमार आकर कहता, बाबूजी, मौसी जी कहती है कि मछली की तरकारी इतनी छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और जरा सी खानी पड़ेगी। विजय कहता, अपनी मौसी से कह दे कि बाबूजी को राक्षस समझाना ठीक नहीं है। कुमार लौटकर कहता, मछली की तरकारी रहने दो, शायद अच्छी न बनी होगी, लेकिन कल की तरह कटोरे में दूध पड़ा रहने से उन्हें दुख होगा। विजय ने सुनकर कहा, तेरी मौसी जी अगर कल कटोरे के बदले नान में दूध दिया करेगी तो भी न पड़ा रहेगा। इसी तरह से 5 दिन बीत गए। स्त्रियों के आदर और देख रेख का चित्र विजय के मन में आरंभ से ही अस्पष्ट था। अपनी मां को वह आरंभ से ही अस्वस्थ और अकुशल देखता आया है। एक गृहिणी के नाते वह अपना कोई भी कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा नहीं पाती थी। उसकी अपनी पत्नी भी केवल 2-2.5 वर्ष ही जीवित रही थी। तब वह पढ़ना था। उसके बाद उसका लंबा समय सुदूर प्रवास में बीता। उस प्रवास के अपने अनुभवों की भली बुरी स्मृतियां कभी कभी उसे याद आ जाती है, लेकिन वह सब जैसे किताबों में पढ़ी हुई कल्पित कहानियों की तरह वास्तविकता से दूर मालूम होती है। जीवन की वास्तविकता आवश्यकताओं की उनका कोई संबंध ही नहीं। और रही भाभी प्रभामयी, सो जिस परिवार में भाभी की प्रधानता है, जहां हर समय भले बुरे की आलोचना होती रहती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालूम होता। मां को उसने अनेक बार रोते देखा है, पिता को उदास और अप्रसन्न रहित देखा है, लेकिन इन बातों को उसने स्वयं ही असंगत और अनाधिकार चर्चा समझा है। ताई अपने देवर के बेटे की खबर सुध न ले या बहू अपने सास ससुर की सेवा न करे तो बड़ा भारी अपराध है, ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी। और स्वयं अपनी पत्नी को भी अगर ऐसा व्यवहार करते देखता तो उसे दुख होता। सो बात भी नहीं, लेकिन आज उसकी इतने दिनों की धारणा को इन अंतिम 5 दिनों ने जैसे धक्के देकर शिथिल कर दिया। आज शाम की गाड़ी से उसके कलकत्ता रवाना होने की बात थी।
नौकर चाकर सामान बांधकर तैयारी कर रहे थे। कुछ ही घंटों की देर थी। इतने में संतोष ने आकर आड़ में से कहा, मौसी जी बुला रही है इस समय? हाँ, कहकर संतोष वहां से खिसक गया। विजय ने अंदर जाकर देखा, बरामदे में बकायदा आसन बिछाकर भोजन के लिए जगह कर दी गई है। मौसी की गर्दन पकड़कर कुमार लटक रहा था। उसके हाथ से अपने को छुड़ाकर अनुराधा रसोई घर में घुस गई। आसन पर बैठकर विजय ने कहा, इस समय यहां क्या? ऊपर से अनुराधा ने कहा, जरा सी खिचड़ी बनाई है, खाते जाइए। उत्तर देते समय विजय को अपना गला जरा साफ कर लेना पड़ा। बोला, बेवक्त आपने क्यों कष्ट किया? इसकी अपेक्षा आप 4-6 पूड़ियां ही उतार देती तो काम चल जाता। पूड़ी तो आप खाते नहीं, घर पहुंचते रात को 2-3 बजे जाएंगे। बिना खाने आप जाते तो क्या मुझे कम दुख होता? बराबर यही ख्याल आता रहता कि लड़का बिना खाए पिए यूं ही गाड़ी में सो गया होगा। विजय चुपचाप खाता रहा। फिर बोला, विनोद को कह दिया है, वह आपकी देख रेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकान में हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा, और एक बात आपसे कहे जाता हो, अगर कभी भेंट हो तो गगन से कह दीजिएगा कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन वह इस गांव में ना आए। आने पर क्षमा नहीं करूंगा। कभी भेंट हुई तो उनसे कह दूंगी। इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई। फिर पल भर बाद बोली, मुश्किल है कुमार के मारे। आज वह किसी भी तरह जाने को राजी नहीं हो रहा, और क्यों नहीं जाना चाहता सो भी नहीं बताया। विजय ने कहा, इसलिए नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता, और मन ही मन यह भी समझता है कि वहां जाने पर उसे तकलीफ होगी। तकलीफ क्यों होगी? उस घर का यही नियम है, लेकिन हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा तो वही हुआ है। उसे ले जाने की जरूरत नहीं, यही रहने दीजिए मेरे पास। विजय ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अधिक से अधिक 1 महीने रह सकता है, इससे अधिक तो नहीं रह सकता। इससे क्या लाभ? दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर अनुराधा ने कहा, इसकी जो विमाता आएगी, सुना है पढ़ी लिखी है? हाँ, बीए पास है। लेकिन बीए तो उसकी ताई ने भी पास किया है। जरूर किया है, लेकिन बीए पास करने वाली किताबों में देवर के बेटे को लाड प्यार से रखने की बात नहीं लिखी होती। इस विषय की परीक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ी होगी। और बीमार सास ससुर की, क्या यह बात भी किताबों में नहीं लिखी रहती? नहीं, यह प्रस्ताव तो और भी अधिक हास्यास्पद है। जरा भी किसी प्रकार की शिकायत न करना ही हमारे समाज का सुभद्र विधान है। अनुराधा पल भर मौन रहकर बोली, यह विधान आप ही लोगों तक सीमित रहे, लेकिन जो विधान सबके लिए समान है वह यह है कि लड़के से बढ़कर बीए पास होना नहीं है। ऐसी बहू को घर में लाना उचित नहीं है, लेकिन लाना तो किसी न किसी को पड़ेगी ही। हम लोग जिस समाज के वातावरण में रह रहे हैं, वहां बीए पास किए बिना समाज सुरक्षित नहीं रहता, मन भी नहीं मानता, और शायद गृहस्थी भी नहीं चलती। अनाथ बहनौत के लिए पेड़ के नीचे रहना मंजूर करने वाली बहू के साथ हम वनवास तो कर सकते हैं, लेकिन समाज में नहीं रह सकते। अनुराधा की आवाज पल भर को तीखी हो उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस किसी निष्ठुर विमाता के हाथ नहीं सौंप सकते। विजय ने कहा, सो कोई डर नहीं, कारण सौंप देने पर भी कुमार हाथों से फिसलकर नीचे आ गिरेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्ठुर है। अपनी भाभी पत्नी की ओर से आपकी बात का तीव्र प्रतिवाद करता हूं। परिमार्जित रुचि के अनुकूल अदास अवहेलना के कारण मरझाई हुई आत्मीयता की बर्बरता उनमें रत्ती भर भी नहीं है। यह दोष आप उन्हें मत दीजिए। अनुराधा हंकार बोली, प्रतिवाद आप जितना चाहे करें, लेकिन जरा मुझे मुरझाई हुई आत्मीयता का अर्थ तो समझा दीजिए। विजय ने कहा, यह हम लोगों के बड़े सर्किल का पारिवारिक बंधन है। उसका कोड ही अलग है और शक्ल भी अलग है। उसकी जड़ रस नहीं खींचती, पत्तों का रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पीलापन आने लगता है। आप गंबई गांव के गृहस्थ घर की लड़की है, स्कूल कॉलेज में पढ़कर पास नहीं हुई, किसी पार्टी या पिकनिक में सम्मिलित नहीं हुई, इसीलिए इसका गूढ़ अर्थ मैं आपको समझा नहीं सकता। केवल इतना सा आभास दे सकता हो कि कुमार की विमाता आकर न तो उसे जहर पिलाने की तैयारी करेगी और न हाथ में चाबुक लेकर उसके पीछे ही पड़ जाएगी, क्योंकि वह आचरण परिमार्जित रुचि के भिन्न है। इसलिए इस संबंध में आप निश्चिंत हो सकती है। अनुराधा ने कहा,
मैं उनकी बात छोड़े देती हूँ, लेकिन वचन दीजिए कि स्वयं भी देख के भालेंगे। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है। विजय ने कहा, वचन देने को तो जी चाहता है, लेकिन मेरा स्वभाव और ही तरह का है, आदतें भी दुनिया से अलग है। आपके आग्रह को याद करके बीच बीच में देखने भालने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन जितना आप चाहती हैं उतना हो सकेगा ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, अब मैं खा चुका, जाता हूं, चलने की तैयारी करनी है। इतना कहकर वह उठ बैठा। बोला, कुमार आपके पास ही रहेगा। घर छोड़ने के दिन आ जाए तो इस विनोद के साथ कलकत्ता भिजवा देना। जरूरत समझे तो उसके साथ संतोष को भी बिना किसी संकोच के भेज दे। आरंभ में आपके साथ जैसा व्यवहार किया है, मेरा स्वभाव ठीक वैसा ही नहीं है। चलते समय फिर आपको विश्वास दिलाए जाता हो कि मेरे घर कुमार से अधिक अनादर संतोष का नहीं होगा। मकान के सामने ही घोड़ा गाड़ी खड़ी है, सामान लादा जा चुका है। विजय गाड़ी पर चढ़ना ही चाहता है कि कुमार ने आकर कहा, बाबूजी, मौसी बुला रही है। अनुराधा सदर दरवाजे के पास खड़ी थी। प्रणाम करने के लिए बुलवा लिया, फिर कब कर सकूंगी मालूम नहीं, कहकर उसने गले में आंचल डालकर दूर से प्रणाम किया। फिर उठकर खड़ी हो गई और कुमार को अपनी गोद के पास खींचकर बोली, दादी जी से कह दीजिएगा कि चिंता न करे, जितने दिन भी मेरे पास रहेगा इसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। विजय ने हंसकर कहा, विश्वास होना कठिन है। कठिनाई किसके लिए है, क्या आपके लिए भी? कहकर वह हंस दी और दोनों की आंखें चार हो गईं। विजय ने स्पष्ट देख लिया कि उसकी पलकें भीगी हुई है। मुंह झुकाकर उसने कही, किंतु कुमार को ले जाकर इसे कष्ट मत दीजिए, फिर कहने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रही हूं। आपके घर की बात याद आते ही इसे भेजने को जी नहीं चाहता। तो मत भेजिए। उत्तर में वह एक निश्वास लेकर चुप हो गई। विजय ने कहा, जाने से पहले आपको वायदे की एक बार फिर याद दिलाता जाऊं। आपने वचन दिया है कि जब कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुझे पत्र लिखेगी। मुझे याद है, मैं जानती हूं कि गंगौली महाशय से मुझे भिखारिन की तरह ही मानना होगा। अंतर के संपूर्ण धिक्कार को तिलांजलि देकर ही मानना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। जब जो भी चाहूंगी बिना किसी संकोच के आसानी के साथ मांग लूंगी। लेकिन याद रहे, कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधा ने कहा, आप तो भी एक वचन देते जाइए, कहिए कि आवश्यकता पड़ने पर मुझे भी बताएंगे। बताने के योग्य मुझे क्या आवश्यकता पड़ेगी अनुराधा? सो कैसे बता दो, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तन मन से सेवा तो कर सकती हो। आप वह करने देंगी? मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। कुमार नहीं आया। यह सुनकर विजय की मां मारे भय के कांप उठी। ये कैसी बात है रे, जिसके साथ लड़ाई है उसी के पास लड़के को छोड़ आया। विजय ने कहा, जिसके साथ लड़ाई थी वह पाताल में जाकर छिप गया है। मां, किसकी मजाल है जो उसे खोज निकाले। तुम्हारा पोता अपने मौसी के पास है, कुछ दिनों बाद आ जाएगा। अचानक उसकी मौसी कहां से आ गई? विजय ने कहा, मां, भगवान के बनाए हुए इस संसार में कौन कहां से आ पहुंचता है कोई नहीं बता सकता। जो तुम्हारे रुपए पैसे लेकर डुबकी लगा है, ये उसी गगन चटर्जी की छोटी बहन है। मकान से उसी की निकाल भगाने के लिए लाठी सोटा और प्यादे दरबान लेकर युद्ध करने गया था, लेकिन तुम्हारे पोते ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने उसका आंचल ऐसा पकड़ा कि दोनों को एक साथ निकाले बिना उस निकाला ही नहीं जा सकता था। मां ने अनुमान से बात को समझकर कहा, मामूली होता है, कुमार उसके वश में हो गया है। उस लड़की ने उसको लाड प्यार किया होगा शायद, बेचारे को लाड प्यार मिला ही नहीं कभी। कहकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता की याद करके एक गहरी सांस ली। विजय ने कहा, मैं तो वहां रहता था, घर के अंदर कौन किसे लाड प्यार कर रहा है मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब चलने लगा तो देखा कि कुमार अपनी मौसी को छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता था। मां का संदेह इतने पर भी नहीं मिटा। कहने लगी, गंवी गांव की लड़कियां बहुत तरह की बातें जानती हैं, साथ न लाकर तूने अच्छा नहीं किया। विजय ने कहा, मां, तुम खुद गंवई गांव की लड़की होकर गंवई गांव की लड़कियों की शिकायत कर रही हो। क्या तुम्हें शहर की लड़कियों पर अंत में विश्वास हो ही गया? शहर की लड़कियां, उनके चरणों में लाखों प्रणाम। ये कहकर मां ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। विजय हंस पड़ा। मां ने कहा, हंसा क्या है रे, मेरा दुख केवल मैं ही जानती हूँ और जानते हैं वे। कहते कहते आंखें दबदबा आई। बोली,
हम लोग जहाँ की है वह गांव क्या अब रहे हैं बेटा? जमाना बिल्कुल ही बदल गया है। विजय ने कहा, बिल्कुल बदल गया है, लेकिन जब तक तुम लोग जीती हो तब तक शायद तुम ही लोगों के पुण्य से गांव बने रहेंगे माँ। बिल्कुल लोप नहीं होगा उनका। उसी की थोड़ी सी झांकी अब की बार देख आया हो, लेकिन तुम्हें तो यह चीज दिखाना कठिन है, यही दुख रह गया मन में। इतना कहकर वह ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम के तकाजे से ही उसे यहाँ चला आना पड़ा है। शाम को ऑफिस से लौटकर विजय भैया भाभी सासे भेंट करने चला गया। जाकर देखा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ रहा है। श्रृंगार की चीजें इधर होकर बिखरी पड़ी है। भैया आराम कुर्सी के हत्थे पर बैठे जोर जोर से कह रहे हैं, हरगिज नहीं, जाना हो तो अकेली चली जाओ, ऐसी रिश्तेदारी पर मैं आदि आदि। अचानक विजय को देखते ही प्रभा एक साथ जोर से रो पड़ी। बोली, अच्छा देवर जी, तुम ही बताओ, उन लोगों ने अगर सितांशु के साथ अनीता का विवाह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्या दोष? आज उसकी सगाई होगी और यह कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके माने तो यही हुए कि मुझे भी नहीं जाने देंगे। भैया गरज उठे, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं था? हम लोगों के साथ ऐसी जालसाजी करने की क्या जरूरत थी इतने दिनों तक? माजरा क्या है? सहसा समझ पाने से विजय हतबुद्धि सा हो गया, लेकिन समझने में उसे अधिक देर न लगी। उसने कहा, ठहरो ठहरो, बताओ भी तो। अनीता के साथ सितांशु घोषाल को विवाह होना तय हो गया है, यही ना? आज ही सगाई पक्की होगी। आई एम थ्रो कंप्लीटली ओवरबोर्ड। मैं पूरी तरह से समुद्र में फेंक दिया गया। भैया ने होकर के साथ कहा, हो और यह कहना चाहती है कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। प्रभा रोती हुई बोली, भला मैं क्या कर सकती हूं देवर जी? भैया है, माँ है, लड़की खुद सयानी हो चुकी है। अगर वह अपना वचन भंग कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष? भैया ने कहा, दोष यही कि वे धोखेबाज है, पाखंडी है और झूठे हैं। एक और जबान देकर दूसरी ओर छिपे छिपे जाल फैलाए बैठे थे। अब लोग हंसेंगे और कानाफूसी करेंगे। मैं शर्म के मारे क्लब में मुंह नहीं दिखा सकूंगा। प्रभा उसी तरह रुआंसे स्वर में कहने लगी, ऐसा क्या कहीं होता नहीं? इसमें तुम्हारे शर्माने की क्या बात है? मेरे शर्माने का कारण यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूसरे मेरी ससुराल वाले सब के सब धोखेबाज है, इसलिए उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए। भैया के चेहरे को देखकर विजय इस बार हंस पड़ा, लेकिन तभी उसने झुककर प्रभा के पैरों की धूल माथे पर लगाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, भाभी, भले ही कितने क्यों न गरजे, न मुझे क्रोध आएगा न अफसोस होगा, बल्कि सचमुच ही इसमें तुम्हारा हिस्सा हो तो मैं तुम्हारा आजीवन कुतज्जे रहूंगा। फिर भैया की ओर मुड़कर बोला, भैया, तुम्हारा नाराज होना सचमुच बहुत बड़ा अन्याय है। इस मामले में जबान देने के कोई मान नहीं होते अगर उसे बदलने का मौका मिले। विवाह तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। सितांशु विलायत से IECS होकर लौटा है, उच्च श्रेणी का आदमी ठहरा। अनीता देखने में सुंदर है, BA पास है, और मैं यहां भी पास नहीं कर सका और विलायत में भी 7-8 वर्ष बिताकर एक डिग्री प्राप्त नहीं कर सका, और अब लड़की की दुकान पर लड़की बेचकर गुजर करता हूं। न तो पद गौरव है न कोई डिग्री। इसमें अनीता ने कोई अन्याय नहीं किया भैया। भैया ने गुस्से के साथ कहा, 1000 बार अन्याय किया है। तू क्या कहना चाहता है कि तुझे जरा भी दुख नहीं हुआ? विजय ने कहा, भैया, तुम बड़े ही पूज्य हो, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे पैर छूकर कहता हूं, मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। अपने पुण्य से तो नहीं, किसके पुण्य से तो नहीं, किसके पुण्य से बचा सो भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बच गया। भाभी, मैं ले चलता हूं। भैया चाहे तो रुककर घर में बैठे रहे, लेकिन हम तुम चले। तुम्हारी बहन की सगाई में भरपेट मिठाई खा आए। प्रभा ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो देवर जी? नहीं भाभी, मजाक नहीं उड़ाता। आज मैं अंतःकरण से तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं। तुम्हारे वरदान से भाग्य मेरी ओर फिर से मुंह उठाकर देखे, लेकिन अब देर मत करो। तुम कपड़े पहन लो, मैं भी ऑफिस के कपड़े बदल आऊं। ये कहकर विजय जल्दी से जाना चाहता था कि भैया बोल उठे, तेरे लिए निमंत्रण नहीं है, तू वहां कैसे जाएगा? विजय ठिठक कर खड़ा हो गया, बोला, ठीक है, शायद ये शर्मिंदा होंगे, लेकिन बिना बुलाए कहीं भी जाने में मुझे आज संकोच नहा है। जी चाहता है कि दौड़ते हुए जाऊं और कह आऊं कि अनीता,
तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम पर न तो मुझे कोई क्रोध है, न कोई ईर्ष्या। मेरी प्रार्थना है कि तुम सुखी हो। भैया, मेरी प्रार्थना मानो, क्रोध शांत कर दो। भाभी को लेकर जाओ, कम से कम मेरी ओर से ही सही। अनीता को आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों। भैया और भाभी दोनों ही हतबुद्धि से होकर एक दूसरे की ओर देखते लगे। सहसा दोनों की निगाहें विजय के चेहरे पर व्यंग्यम का वास्तव में कोई चिन्ह नहीं था। क्रोध या अभिमान के लेश मात्र भी छाया उसकी आवाज में नहीं थी। सचमुच ही जैसे किसी सुनिश्चित संकट के जाल से बच जाने से उसका मन शाश्वत आनंद से भर उठा था। आखिर प्रभा अनीता की बहन ठहरी। बहू के लिए यह संकेत लाभप्रद नहीं हो सकता। अपमान के धक्के से प्रभा का हृदय एकदम जल उठा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन एक गला रुंध गया। विजय ने कहा, भाभी, अपनी सारी बातें कहने का अभी समय नहीं आया है। कभी आएगा या नहीं सो भी मालूम नहीं, लेकिन अगर किसी दिन आया तो तुम भी कहोगी कि देवर जी तुम भाग्यवान हो। तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।